सबसे पहले आपको इंडस्ट्रियल पॉलिसी के लिए इंडियन इकोनॉमी जो मिश्रा एंड पुरी की बाजार में आती है उसको पढ़ना होगा। ठीक है, मिश्रा एंड पुरी, और अब तो शायद कुछ नाम चेंज हुआ है, बट मिश्रा एंड पुरी करके आती है मार्केट में, 400 या 500 रुपए की बुक आएगी। ठीक है, ये बुक्स को आप पढ़ेंगे तो इससे आपको क्या हो जाएगा, पॉलिसी का बेसिक कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। पॉलिसी में क्या था वो एक इजी लैंग्वेज में आपको अच्छा डिफाइन कर देगा। ठीक है, लेकिन इसमें आपको पॉलिसी की जानकारी तो मिल जाएगी, व्हाट इज इंडस्ट्रियल पॉलिसी, व्हाट इज आपका एग्रीकल्चर पॉलिसी, ये सारी चीजें आपको डिफाइन हो जाएंगी। बट इस पॉलिसी को क्रिटिकल एनालिसिस जो आप कहते हो ना, एक नए नजरिए से देखने का काम आपका दत्त सुंदरम वाली बुक करेगी। क्या है? दत्त सुंदरम। दत्त सुंदरम ये बुक आपको मार्केट में लेना पड़ेगा, हो सकता है इसमें भी राइटर का नाम चेंज हो, लेकिन आपको मिल जाएगी। एस्चान पब्लिकेशन की है और आपकी ऊपर वाली हिमालयन पब्लिकेशन की, तो आराम से आप दोनों बुक्स मार्केट से आप परचेज करिए। तो सबसे पहले आप डायरेक्ट दत्त सुंदरम पे नहीं आएंगे, क्योंकि दत्त सुंदरम क्या करता है, इस पॉलिसी का क्रिटिकल एनालिसिस करता है। जो ये पॉलिसी आपने यहाँ पे, पॉलिसी बेसिकली आपने यहाँ पे पढ़ा है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां से बुक से आपको क्या करना पड़ेगा, पॉलिसी को पढ़ना पड़ेगा कि ये पॉलिसी क्या थी। फिर जब इकोनॉमी में वो पॉलिसी इंप्लीमेंट हुई तो उसमें कौन कौन से बैरियर्स आए, कौन कौन से सक्सेस होने के कारण बने, इन कई पहलुओं पर यह प्रकाश डालती है दत्त सुंदरम की पुस्तक। तो दत्त सुंदरम की पुस्तक में आपको कई डायमेंशन पे काम होगा। और फिर वर्तमान पेज में तीसरे में उमा कपिला की बुक आती है, इंग्लिश में ही आती है, शायद हिंदी में नहीं आती। उमा कपिला की बुक आती है और इसमें आपको, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, इन्होंने इन पॉलिसी को वर्तमान पेज में कितना इफेक्टिवनेस है, इस पर ये इन्होंने लिखा है बुक। ठीक है, तो ये रिसर्च पेपर टाइप की बुक है, इसमें रिसर्च पेपर है और इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन या कौन कौन से बैरियर्स आए हैं उसको बहुत डीप एनालिसिस किया गया है उमा कपिला में। तो अभी आपको ग्रेजुएशन में हो तो ये सफिशिएंट है, इन दो बुक से काम चलाइए। लेकिन फ्यूचर में आपको अगर और डीप नॉलेज जाना है तो आपको उमा कपिला तक जाना पड़ेगा, और उसके साथ ही साथ न्यूज़पेपर का भी आपको टाइम टू टाइम अवलोकन करना पड़ेगा, क्योंकि न्यूज़पेपर आपको कई कॉन्सेप्ट को इसी से इंटरलिंक करके देगा। एडिटोरियल आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आज हम जो प्रारंभ करने जा रहे हैं आपके साथ, वो है इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो 1948 आपके साथ डिस्कस करेंगे, इस पॉलिसी के अंतर्गत जो हमारा देश स्वतंत्र हुआ और स्वतंत्रता के पश्चात हमें कई प्रॉब्लम्स थी। सबसे पहला था कि हमारे पास किसी सेक्टर में हमारी अपनी कोई पॉलिसी नहीं थी, चाहे वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी ले लो, चाहे एग्रीकल्चर पॉलिसी ले लो, चाहे जो भी पॉलिसी आपको ले लो, उन पॉलिसी को फ्रेम करना, यानी एक प्रकार का बायोलॉज हमको बनाना था ताकि एक स्ट्रेटजी हमारी डेवलप हो और हमारी इकोनॉमी के लिए कोई ना कोई बेस उपलब्ध हो सके। तो सबसे पहले जो आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई वो 1948 में आई, और यहां पर हमने देखा कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी जिसका उद्देश्य था उद्योगों के लिए आधारभूत संरचना का निर्माण करना। ठीक है, उद्योगों के लिए आधारभूत संरचना का निर्माण करना पहला काम था। ठीक है, और जो हमारे अदर इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए क्या हो जाए, डायरेक्शन प्रोवाइड करना। तो ये जो हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी, ये वास्तव में इंफ्रास्ट्रक्चर बेस को डेवलप करना था और हमको क्या करना था, एक प्रॉपर डेवलपमेंट स्ट्रेटजी अपनाना था। यहां पर इंडस्ट्रियल पॉलिसी का मतलब क्या है, अर्थात सरकार के उन निर्णयों एवं घोषणाओं से है जिसमें उद्योगों के लिए अपनाई जाने वाली नीतियों को, यानी पॉलिसी का उल्लेख रहता है। इसी को हम लोग क्या करते हैं, अगर इंडस्ट्री से संबंधित कोई नीतियां हैं जिनको उल्लेखित किया गया है, ड्राफ्ट में आपको मिलती हैं, तो वो आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी कहलाने लगेगी। लेकिन अगर एग्रीकल्चर से संबंधित कोई नीतियां हैं जिनका उल्लेख सरकार ने किया है, तो वो हमारे पास क्या होता जाता है कि वो इंडस्ट्रियल आपके पास आपका या एग्रीकल्चर पॉलिसी के नाम से जानना जाने लगेगा। तो सरकार द्वारा बनाई गई औद्योगिक नीति उस देश के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए निम्न तथ्यों के अंतर्गत पता चलता है कि सबसे पहले औद्योगिक विकास की कार्य योजना
कार्य योजना की रणनीति क्या होगी, यानी हमारे देश में जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है। अब देखो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो होता है ये सेकेंडरी सेक्टर माना जाता है। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, देखो प्राथमिक क्षेत्र जो होता है वो प्रकृति से हमको मिलता है, प्रकृति से हमको अधिकतर इसमें योगदान प्रकृति का बहुत होता है, वो हमारा प्राथमिक क्षेत्र होता है। लेकिन प्रकृति की वस्तुओं को जब हम उसके क्या कहते हैं चेंजेस करते हैं या कुछ मॉडिफिकेशंस करते हैं या किसी भी प्रकार का, चाहे उसका साइज में हम चेंजेस कर दें, चाहे उसके टाइम में हम चेंजेस कर दें, किसी में हम चेंजेस करते हैं तो वो इंडस्ट्रियल होगा, यानी यहां पर मशीनों के प्रयोग को हम लोग बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो जो आपके पास प्राइमरी सेक्टर है जो एग्रीकल्चर पॉलिसी से रिलेटेड है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है वास्तव में मशीनीकरण सा है, यानी हर जो प्राकृतिक वस्तु है यानी प्राकृतिक चीजें हैं उनको मॉडिफिकेशन करना है होता है। तो इस प्रकार इंडस्ट्रियल पॉलिसी कार्य योजना एवं कार्य योजना की रणनीति क्या होगी इसका एक ड्राफ्ट बनाया जाता है। ठीक है, कार्य योजना का एक ड्राफ्ट बनता है, तो ये हमारे पास इंडस्ट्रियल पॉलिसी का एक स्ट्रेटजी पेपर हमारा तैयार हो जाता है। दूसरा, औद्योगिक विकास में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की भूमिका क्या होगी। देखिए, अब इसका कॉन्सेप्ट बहुत अलग अलग है, कई बहुत कंट्रोवर्सी है कि पब्लिक सेक्टर का मतलब होता है गवर्नमेंट सेक्टर। क्या हमको गवर्नमेंट सेक्टर के द्वारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट की स्ट्रेटजी को अपनाना चाहिए या प्राइवेट सेक्टर को हमको ज्यादा लाना चाहिए और प्राइवेट सेक्टर के द्वारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट की स्ट्रेटजी पर बात करना चाहिए। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल करूं, सोवियत संघ आपका गवर्नमेंट सेक्टर के द्वारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट की पॉलिसी को इंप्लीमेंट करता है, वहीं पर अमेरिका जैसा देश वहां पर निजी क्षेत्र के द्वारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट की पॉलिसी को एडॉप्ट किया गया है। लेकिन अगर गवर्नमेंट सेक्टर की पॉलिसी की हम बात करते हैं तो गवर्नमेंट सेक्टर में टारगेट होता है वेलफेयर को मैक्सिमाइज करना, यानी वो कल्याण को मैक्सिमम करना चाहता है, जबकि निजी क्षेत्र का उद्देश्य होता है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। तो अगर मैंने स्ट्रेटजी के अंतर्गत प्राइवेट सेक्टर को मैंने छूट दिया कि आप मार्केट में अपने प्रोडक्ट को अपने प्राइस में बेचिए, दैट इज नो प्रॉब्लम, तो हो सकता है कि वो प्रॉफिट के चक्कर में क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट बहुत ज्यादा गिरा दे, और जब क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट गिरा दी जाएगी तो निश्चित रूप से लोगों को नुकसान होगा, आपको नुकसान होगा और हमको नुकसान होगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट सेक्टर है तो निश्चित रूप से गवर्नमेंट सेक्टर जहां पर उपलब्ध होता है वहां पर वेलफेयर मैक्सिमाइज करना होता है, वो आपसे कमाना नहीं चाहता बल्कि कल्याण को अधिकतम करने की बात करता है। तो इस प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र के माध्यम से यदि अर्थव्यवस्था को हम डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो हमारी स्ट्रेटजी बिल्कुल अलग हो जाएगी। अगर हम प्राइवेट सेक्टर के सहयोग से इकोनॉमिक डेवलपमेंट की स्ट्रेटजी को अपनाते हैं तो हमारा डायरेक्शन बिल्कुल अलग हो जाएगा, और इन दोनों अप्रोच को साथ लेकर के भारतीय अर्थव्यवस्था चली, और इसी अर्थव्यवस्था के अप्रोच को हम लोगों ने मिक्स्ड इकोनॉमी अप्रोच को स्वीकार कर लिया। अब उन्होंने क्या कहा, देखिए इसमें इन्होंने यह कहा कि मिक्स्ड जो हमारे पास इकोनॉमी बनेगी, उस मिक्स्ड इकोनॉमी में जो हमारा इसेंशियल सेक्टर है, इसेंशियल सेक्टर यानी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर, वहां पर गवर्नमेंट अपना एकाधिकार टाइप रखेगी। लेकिन जहां पर हमारा सेकेंडरी है यानी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर नहीं है बट इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है, उस सेक्टर को हम लोगों ने निजी क्षेत्र के अंतर्गत रखा कि ठीक है आप प्रॉफिट बेस पर इन सेक्टर्स पे आप काम कीजिए। तो इस प्रकार की जो हमारी स्ट्रेटजी अपनाई गई और इस स्ट्रेटजी को हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी अप्रोच की संज्ञा दिए। ये एक प्रकार का नया इकोनॉमिक डेवलपमेंट का हमारे पास आयाम था, यानी हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के एक नए डायमेंशन पे काम करना चाह रहे थे, और इस नए डायमेंशन के लिए हमने मिक्स्ड इकोनॉमी अप्रोच को अपनाया, और जिसमें प्रथम इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को सबसे इंपॉर्टेंट रोल दे दिया गया। सबसे इंपॉर्टेंट रोल दे दिया गया मतलब निजी क्षेत्र को स्वीकार तो किया गया लेकिन बहुत अधूरे मन से, यानी सरकार का अप्रोच क्लियर था कि हम अर्थव्यवस्था को वेलफेयर इकोनॉमी के माध्यम से इकोनॉमिक डेवलपमेंट की स्ट्रेटजी को अपना रहे हैं, यानी मोस्ट ऑफ द सेक्टर को सरकार ने अपने अंडर में रख लिया, मोस्ट ऑफ द सेक्टर को सरकार ने अपने अंडर में रख लिया। तो इस प्रकार जो हमारे पास इकोनॉमिक डेवलपमेंट की स्ट्रेटजी बनी वो मिक्स्ड अप्रोच को लगी। लेकिन बाद में जब लगा कि अगर सरकार ने बहुत ज्यादा अपने सेक्टर अपने अंडर में रख लिया तो सरकार को पैसे बहुत खर्च करने पड़ेंगे,
ठीक है, अगर सरकार क्या कर दे, सारी यूनिवर्सिटीज को गवर्नमेंट की कर दे, सारे हॉस्पिटल गवर्नमेंट को कर दे, तो सरकार के ऊपर बर्डन, इकोनॉमिक बर्डन ज्यादा पड़ जाएगा और उसका इकोनॉमिक जो आपके पास एस्पेक्ट है वो वीक हो जाएगा। तो इन्होंने कहा कि जिस सेक्टर में लोग एक्सपेंडिचर करना चाहते हैं और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन सेक्टर को सरकार ने अपने क्षेत्र से बाहर करना चालू कर दिया। ठीक है, तो न्यू इंडस्ट्री पॉलिसी में एक फिलोसफिकल एस्पेक्ट देखा गया। फिलोसफिकल एस्पेक्ट का मतलब यह होता कि हमको जो डेवलपमेंट की स्ट्रेटजी है, उस डेवलपमेंट की स्ट्रेटजी को कैसे अडॉप्ट करना है और उस डेवलपमेंट की स्ट्रेटजी के साथ ही हमको उनको काम करना होगा। तो इस अप्रोच को याद रखना कि जो हमारे पास फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी, ठीक है, उसमें मिक्स्ड अप्रोच को स्वीकार किया गया था। ना तो हम साम्यवादी सरकार के साथ साम्यवादी सरकार की तरह डेवलपमेंट स्ट्रेटजी बना रहे थे, न तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी की तरह हम लोग डेवलपमेंट स्ट्रेटजी बना रहे थे, बल्कि हम दोनों के बीच का रास्ता निकाल रहे थे ताकि अर्थव्यवस्था में कल्याण के साथ साथ लाभ भी बढ़ता चला जाए। अब आए औद्योगिक विकास में विदेशी उद्यमियां, जो हमारे पास फॉरेनर इन्वेस्टर्स होते हैं, एवं विदेशी पूंजी निवेश की दिशा क्या होगी, इसका भी डायरेक्शन निर्धारित किया गया। अब आपका प्रश्न बनता है कि सर, जो हमारे पास इकोनॉमिक डेवलपमेंट की स्ट्रेटजी होती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो फॉरेन कैपिटल होता है, इसका क्या रोल होता है? सबसे देखिए इंपॉर्टेंट पार्ट आपका बन जाता है। देखिए यहीं पर फॉरेन इन्वेस्टर्स की हमने बात किया और फॉरेन इन्वेस्टर्स के साथ ही साथ हमने ये बात किया कि जो एफडीआई होगी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा, या एफआईआई होगी, वो कैसे हमारे पास अप्रोच करेगा। तो यहां पर इनवाइट तो हमने किया। तो देखिए हमारे पास क्या होता है, जैसे कोई विदेश से पूंजी आती है, विदेश से पूंजी आने का मतलब होता है कि कोई विदेशी फॉरेन इन्वेस्टर आया और भारत में क्या किया, एक कंपनी उसने लगा दिया, ये कंपनी उसने लगा दिया, और ये कंपनी लगाने के बाद यहाँ के लोग इस पर जॉब करने लगे। ठीक है, यहाँ के लोग इस पर जॉब करने लगेंगे, तो जॉब जनरेशन यहाँ पर हो गया, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हमारे पास यहाँ पर हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब जॉब जनरेट होगा तो इनको कुछ इनकम मिलेगी, लेकिन कंपनी को क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट मिलेगा तो कंपनी क्या करेगी, इस बेनिफिट को अपने कंट्री लेकर के चली जाएगी। तो इस प्रकार हमारे मनी का आउटफ्लो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारे देश में मनी बाहर चली जाएगी। और आप फिशर का इक्वेशन देखे होंगे कि अगर मनी का मान बढ़ेगा तो इकोनॉमी में प्राइस बढ़ता है, और प्राइस बढ़ने से इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। आपने कॉन्सेप्ट देखा होगा। लेकिन अगर इकोनॉमी से मनी कम हो जाएगी तो निश्चित रूप से प्राइस डिक्लाइन करेगा और हमारे पास क्या हो जाएगा, इकोनॉमी में इकोनॉमिक ग्रोथ पहले से कम हो जाएगी। यहां पर एक स्ट्रेटजी अपनाई गई कि हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट के थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। लेकिन जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, इनकी जो कंपनी है, इस कंपनी को फ्यूचर में हम क्या कर देंगे, इमिटिएट कर लेंगे, इस कंपनी को फ्यूचर में नेशनलाइज कर देंगे, यानी भारतीयों द्वारा कहेंगे कि इस कंपनी को खरीद लिया जाए। क्योंकि फॉरेन कंपनी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि उनके पास क्या था, नॉलेज था, उनको कैसे काम करना था, उनको नॉलेज था, उनके पास कैपिटल थी जो भारत में कमी थी। इसलिए जो हमारे पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी थी, उस फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को इसमें स्वीकार किया गया कि नहीं, हम विदेशी पूंजी, जबकि पता कुछ लोगों ने बड़ा विरोध किया कि अभी अभी हाल ही के दिनों में ईस्ट इंडिया कंपनी को हमने भारत में आने दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने थोड़ा थोड़ा व्यापार किया और व्यापार करने के बाद अपना रोजगार बढ़ाया और पूरे देश को हमको क्या किया, परतंत्र कर दिया। लेकिन क्या ये स्ट्रेटजी सही होगी कि अभी अभी हम स्वतंत्र हुए हैं और विदेशी पूंजी को इनवाइट कर दें? तो इसके पीछे का एक अप्रोच था कि विदेशी पूंजी हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन इस विदेशी पूंजी को हमको अंतःकरित करना पड़ेगा, अर्थात इसका भारतीकरण, नेशनलाइज करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए इसका नेशनलाइज करना इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाएगा और इस पर पहलू पर विचार किया गया और इस प्रकार
बहुत रिस्ट्रिक्शंस के साथ मैं बताऊं, विदेशी पूंजी को लाने के लिए जो फॉरेन कैपिटल आई उसके लिए कोई सहमत नहीं था, लेकिन इसके इंपॉर्टेंट फीचर जैसे कि नॉलेज, इनके इंपॉर्टेंट फीचर जैसे कि कैपिटल, इन सारे चीजों को देखते हुए इसको भारत की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी उसमें एडॉप्ट किया गया, लेकिन बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस के साथ एडॉप्ट किया गया। ठीक है, तो बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस के साथ अडॉप्ट किया गया और साथ ही साथ कहा गया कि बाद में इस कैपिटल को नेशनलाइज करना पड़ेगा। और इसी का एग्जांपल था कि आपका जो एलएमएल वेस्पा नाम का एक स्कूटर आता था जो जापान की कंपनी ने आपके देश में लगाया था। ठीक है, जापान की कंपनी ने लगाया। जब जापान की कंपनी ने लगाया तो प्रारंभ में वो हमारी पूंजी की विदेशी पूंजी के रूप में हमारे यहाँ आई, लेकिन बाद में हम उस पूंजी का अधिग्रहण कर लिए और उस पूंजी को हम लोगों ने उनके सारे शेयर को खरीद लिए और वो विदेशी कंपनियां हमारे देश की नेशनलाइज कंपनी के रूप में कन्वर्ट हो गई। तो देखिए, किसी देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, कोई व्यक्ति गरीब है, कोई कंट्री गरीब है, उनके पास पैसे नहीं है, तो पूंजी की आवश्यकता तो देखो पड़ेगी। और जब पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी तो निश्चित रूप से आपको क्या करना पड़ेगा, उसके साथ डर की भावना नहीं रखनी पड़ेगी, आपको एक नई स्ट्रेटजी के साथ उस पूंजी के साथ काम करना पड़ेगा, तभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट आप संपादित कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपने पूंजी जनरेट करोगे, नॉलेज जनरेट करोगे, अभी मैंने कल पाकिस्तान में देख रहा था, कल पाकिस्तान में एक गाड़ी अभी लॉन्च हुई है, क्या कहते हैं, हीरो DLX करके, जो भारत में पिटी गाड़ी है। पिटी गाड़ी का मतलब होता है यहाँ पे लोग यूज करना बंद कर दिए, और कल पाकिस्तान में लॉन्च हुई है 1,70,000 रुपए की। अगर आप अपने नॉलेज बेस पे काम करोगे तो आप 100 साल पीछे चले जाओगे। तो आपको फॉरेन कैपिटल को इनवाइट करना पड़ेगा, लेकिन फॉरेन कैपिटल के साथ आपको बहुत संभल करके काम करना पड़ेगा, क्योंकि फॉरेन कैपिटल का एक ही टारगेट होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना, और आपके देश से वो लाभ को अर्न करके अपने देश में ले जाएगी। इसलिए उस लाभ को री इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी आपको बनाना पड़ेगा कंपनी से। ये नहीं आपको एग्रीमेंट करने पड़ेंगे कि नहीं, अगर आप हमारे देश में पूंजी लगाते हो तो उस पूंजी का कुछ पार्ट आपको पूरा प्रॉफिट के रूप में आप अपने कंट्री नहीं ले जाओगे, बल्कि कुछ पार्ट आपको हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। जब कुछ पार्ट आप अपने देश में इन्वेस्टमेंट करोगे तो उससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की स्ट्रेटजी आपकी डिफाइन हो जाएगी। तो जब हमारे इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी तो प्रारंभ में इंडस्ट्रियल पॉलिसी में बहुत ज्यादा रणनीतियों को सम्मिलित किया गया और एक प्रकार का डर का माहौल भी था कि हम कुछ ऐसे डिसीजन ना ले लें जो हमारे लिए भारी पड़ जाए। तो इस प्रकार इंडस्ट्रियल पॉलिसी को यहां पर स्वीकार किया गया। आगे बढ़ते हैं। जो भारत की औद्योगिक नीतियां स्वीकार की गई वो कौन कौन सी औद्योगिक नीतियां थी? सबसे पहले 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में जो है अब तक 6 बार इंडस्ट्रियल पॉलिसी को हम लोग स्वीकार कर चुके हैं। इंडस्ट्रियल पॉलिसी में कुछ मॉडिफिकेशन थे, उनको चेंजेस करके और नए सिरे से उनको हम लोगों ने इंप्लीमेंट कर दिया अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ द इकोनॉमी। पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमारी जो लॉन्च हुई थी वो 1948 में लॉन्च हुई। दूसरी इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो हमारी लॉन्च हुई वो हमारे पास क्या होती है 1956 में लॉन्च हुई। तीसरी इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो हमारी लॉन्च हुई वो हमारे पास 1977 में लॉन्च हुई। चौथी इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो हमारी लॉन्च हुई वो 1980 में लॉन्च हुई। पांचवी इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो हमारी लॉन्च हुई वो 1990 में लॉन्च हुई। और आपके पास छठी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी वो लॉन्च हुई 1991 में। ठीक है, तो ये हमारे पास इंडस्ट्रियल पॉलिसी की सीरीज है। इस सीरीज से कई प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन सीरीज को आपको प्रॉपरली और केयरफुली ध्यान देना पड़ेगा। 1948 की एक हमारी बेसिक इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, लेकिन मेजर चेंजेस जो आपके पास दिखाई पड़े वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 में दिखाई पड़े। तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट पार्ट था, इंपॉर्टेंट पहलू था। और उसके बाद जो हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 की आई, ये सबसे ज्यादा इसे हम लोग एलपीजी, आप ये गैस मत बोल देना, एलपीजी गैस नहीं, बल्कि लिबरलाइजेशन, बल्कि प्राइवेटाइजेशन, बल्कि ग्लोबलाइजेशन, यानी पहली बार इकोनॉमी को लिबरल किया गया,
उदार बनाया गया। पहली बार इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर को काफी एंट्री की गई और पहली बार इकोनॉमी को ग्लोबल रूप में हम सोचने हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था विश्व के हर कंट्री में अपने प्रोडक्ट को बेचे और वहां से प्रोडक्ट जो है वो हमारे कंट्री में बिकने आए। यहीं पर हमने कंप्यूटराइजेशन की पॉलिसी को अपनाया। इस प्रकार हमारी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 थी वो सबसे इफेक्टिव इंडस्ट्रियल पॉलिसी के रूप में हमारे सामने आई। नाउ द नेक्स्ट है फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी। जो आप 1948 की बात कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो नई जो आपके पास 1948 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी, इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में ये 6 अप्रैल 1948 को भारत सरकार ने अपनी पहली औद्योगिक नीति की घोषणा के साथ इसको स्वीकार कर दिया गया। इसे मिक्स्ड इकोनॉमी के रूप में स्वीकार किया गया, यानी इसमें पब्लिक सेक्टर प्लस प्राइवेट सेक्टर दोनों एक साथ काम करेंगे। ठीक है, यानी दोनों का सह अस्तित्व था, दोनों पैरेलल काम करेंगे, जिसमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के सह अस्तित्व को बनाए रखने पर बल दिया गया और विश्व मंच पर आर्थिक प्रणाली का एक नया प्रयोग था। और इस नीति की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहले इसमें इंडस्ट्री को 4 श्रेणियों में बांटा गया, 4 कैटेगरी में बांटा गया। ध्यान से देखिएगा, इन द बेस ऑफ इंपॉर्टेंस। ठीक है, हमको आवश्यकता कैसे, उस आधार पर इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहले पार्ट में सार्वजनिक क्षेत्र यानी गवर्नमेंट सेक्टर ही रहेगी, यानी इसके अंतर्गत अदर कोई सेक्टर यहां पे निवेश नहीं करेगा। जो ये 4 सेक्टर थे, इसके अंतर्गत इनमें राज्य का पूर्ण अधिकार होगा, यानी इसमें कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं आएगा, केवल गवर्नमेंट सेक्टर ही इसमें इन्वेस्टमेंट करेगी। तो इसके अंतर्गत फर्स्ट सेक्टर था आपका सार्वजनिक क्षेत्र, और सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत जो निवेश करने का दायित्व था वो राज्य सरकार का था। इसके अलावा अन्य कोई सेक्टर इसमें एंट्री नहीं कर सकता था, जैसे अस्त्र शस्त्र। ठीक है, आपके पास जहां पर आपके पास अस्त्र शस्त्र बनते हैं उस सेक्टर में केवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार या आपके राज्य सरकार ही इन्वेस्टमेंट कर सकती है। परमाणु पावर, ये जो एटॉमिक पावर था, एटॉमिक पावर में, इसी प्रकार रेलवे, परिवहन में आदि के उद्योगों को शामिल किया गया। यानी इसमें केवल गवर्नमेंट सेक्टर ही इन्वेस्टमेंट करेगी, अन्य सेक्टर इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है। क्लियर। दूसरा सेक्टर था सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र। इसमें 6 उद्योगों को शामिल किया गया, जैसे लोहा व इस्पात, कोयला, हवाई जहाज, खनिज तथा उद्योग, टेलीफोन तार व बेतार यंत्र, समुद्री जहाज निर्माण उद्योग को इसमें रखा गया। इस उद्योग की वर्तमान इकाइयों को निजी क्षेत्र में रखा तो गया कि प्राइवेट सेक्टर आ सकता है, लेकिन नई इकाइयों की स्थापना, जो इंडस्ट्री में नई इकाइयां हैं, वो केवल गवर्नमेंट द्वारा की जाएगी। मतलब देखो, 1947 में हमारा देश स्वतंत्र हुआ। मान लीजिए कि इस्पात व कोयला भारत में बहुत था, कोई प्राइवेट कंपनी स्वतंत्रता के पहले काम कर रही है तो उसको हम काम करने देंगे, लेकिन न्यू इंडस्ट्री कोई आएगी जो कोयला खनन में या लोहा इस्पात में करेगी तो केवल सरकार ही नई कंपनी खोल सकती है, प्राइवेट सेक्टर नई कंपनी नहीं खोल सकता है। ठीक है, मतलब पहले की जो प्राइवेट कंपनियां थी वो इस सेक्टर में काम कर सकती, इन चीजों में, हवाई जहाज में, खनिज उद्योग में, टेलीफोन तार में, बेतार यंत्र में, लेकिन नई कंपनियों को इसमें इनवाइट करने से यहां पे मना कर दिया गया। और निजी क्षेत्र में कार्यरत इकाइयों को 10 वर्ष तक राष्ट्रीयकरण नहीं होगा। 10 वर्ष के बाद जैसे जो पुरानी कंपनी काम कर रही थी उनका भी नेशनलाइजेशन करने की बात कही गई। अगर आप इस सेक्टर में काम कर रहे हो तो आपको हम नेशनलाइज कर देंगे, यानी आपको राष्ट्र का पार्ट बना दिया जाएगा, गवर्नमेंट आपके सारे शेयर को खरीद लेगी। यह बात यहां पर कही गई। ठीक है, तो यानी दूसरा सेक्टर भी अगर आप कहो तो एक प्रकार का गवर्नमेंट सेक्टर था, बस इसमें 10 साल की छूट दी गई कि आप अपना, मतलब 10 साल तक प्राइवेट कंपनियां अपना काम कर सकती हैं, लेकिन 10 साल के बाद सरकार डिसीजन लेगी कि आप प्राइवेट सेक्टर में ही रहोगे कि सरकार आपके सारे शेयर को खरीद लेगी। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट है नियंत्रित निजी क्षेत्र। देखो, नियंत्रित निजी क्षेत्र, इस श्रेणी में वो मूल उद्योग रखे गए जिन पर सरकार का नियंत्रण रखना राष्ट्र हित में था। तो तीसरी कैटेगरी के अंतर्गत प्राइवेट सेक्टर को लाया तो गया
कि आप इन्वेस्टमेंट करिए, लेकिन इनके लिए जो कंट्रोल पॉलिसी है, रेगुलेशन पॉलिसी, अगर मैं कहूं कि रेगुलेशन पॉलिसी, इट इज ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट, यानी सरकार उस पर रूल्स बनाएगी, लाइसेंस जारी करेगी, आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, फिर सरकार बीच बीच में आपको देखती रहेगी कि आप क्या काम कर रहे हो। ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे हो जैसे हमारे पास ईस्ट इंडिया कंपनी का एग्जाम्पल था कि आप अपने मन से पूंजी को बढ़ा रहे हो या अपने मन से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो इसमें 18 उद्योगों को शामिल किया गया, ठीक है, जिसमें चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग, मोटर ट्रैक्टर यंत्र उद्योग, उपकरण, रासायन, खाद इत्यादि। इन यद्यपि इन उद्योगों को निजी क्षेत्र में रखा गया, फिर भी सरकार द्वारा इस पर नियंत्रण लगाए रखे गए। तो देखो, 3 सेक्टर मैंने आपको बताया। 3 सेक्टर में पहला सेक्टर तो आपने कहा कि सर केवल गवर्नमेंट आ सकते हैं, गवर्नमेंट के अलावा अदर कोई व्यक्ति उसमें नहीं आ सकता, पहला सेक्टर था। दूसरा सेक्टर में हम उन प्राइवेट कंपनी को छोड़ दिए जो पहले से काम कर रहे थे, लेकिन नई कंपनी प्राइवेट नहीं आएगी और पूरी तरह से गवर्नमेंट के रूल्स मानने पड़ेंगे। तीसरे सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर आ सकते थे, 16-18 उद्योगों को इसमें शामिल किया गया था, लेकिन इनके लिए रूल्स तथा रेगुलेशन पूरी तरह से सरकार के मानने होंगे, ये बात इसमें कही गई। अब हमारे पास चौथा उद्योग की आया। चौथा उद्योग जिसमें निजी तथा सहकारी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। निजी तथा सहकारी क्षेत्र में शेष देखो, ये आपका पहला उद्योग, पहला 3 उद्योग रखे गए, फिर 16 उद्योग, फिर 18 उद्योग। इसमें अधिकतर आपने पार्ट देखा होगा, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। ये जो 4 पार्ट में 3 पार्ट किए गए, इसमें गवर्नमेंट का ज्यादा था रोल। चौथा जो पार्ट था, उस चौथे पार्ट में हमारे पास क्या हुआ कि चौथे पार्ट में जो अन्य जितने शेष सभी उद्योगों को चौथे पार्ट में रख दिया गया। ये देखो, ठीक है, जो स्वामित्व तथा सहकारी आधार पर चलाया जाएगा, परंतु यदि किसी उद्योग के प्रति प्रगति संतोषजनक नहीं है तो सरकार वहां पर फिर से हस्तक्षेप करेगी, सरकार इंटरफेयर करेगी कि यू आर नॉट वर्किंग वेल, और आपको तुरंत रूल्स बताएगी, रेगुलेशन बनाएगी। तो आपने देखा होगा कि 1948 की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, उन्होंने 4 सेक्टर में इकोनॉमी को डिवाइड किया, और 4 सेक्टर में आपने देखा होगा, इसमें गवर्नमेंट सेक्टर, इसमें भी गवर्नमेंट सेक्टर, जो प्राइवेट सेक्टर थे वो बहुत लिमिटेड यानी कंट्रोल्ड थे प्राइवेट सेक्टर। यहां पर जो प्राइवेट सेक्टर आए उनके रेगुलेशन गवर्नमेंट ने बनाया, यहां पर प्राइवेट सेक्टर को कुछ छूट दी गई, लेकिन इन पर भी क्या हुआ, नकेल सरकार नहीं कसी। तो इस प्रकार फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी को अगर बहुत डीपली आप देखो तो कहीं ना कहीं हमको प्राइवेट पूंजी से बहुत नाराजगी थी। निजी क्षेत्र को हमको लग रहा था कि दैट इज वर्किंग फॉर ओनली फॉर द प्रॉफिट मोटिवेशन, ये सरकार, ये अर्थव्यवस्था में केवल लाभ के लिए काम करते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा इसमें क्या हुआ कि निजी क्षेत्र को लिए हमने गुंजाइश नहीं रखी, केवल सरकारी क्षेत्र के लिए इसमें गुंजाइश रखी गई थी। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखिए सिविल में सारे प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। प्रथम क्षेत्र में क्या था, सेकंड सेक्टर में क्या था, थर्ड सेक्टर में क्या था, फोर्थ सेक्टर में क्या था, इनकी विशेषताएं क्या थी। विशेषता यही थी कि फर्स्ट सेक्टर में केवल और केवल गवर्नमेंट आ सकती, इन्वेस्टमेंट कर सकती, अदर कोई नहीं हो सकता। सेकंड सेक्टर में गवर्नमेंट केवल इन्वेस्टमेंट कर सकती, न्यू इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट सेक्टर को हटाया नहीं गया, जो प्राइवेट सेक्टर थे उनको काम करने की अनुमति प्रदान की गई। थर्ड में क्या किया गया, प्राइवेट सेक्टर को लाया तो गया, लेकिन इनको पूरी तरह से रेगुलेशंस बनाए गए, गवर्नमेंट द्वारा रेगुलेशंस बनाए गए। और फोर्थ सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर को हमने ओपन दिया तो प्लेटफॉर्म, लेकिन इन पर बीच बीच पर हम निरीक्षण करते रहे। तो केवल चौथा सेक्टर था जहां पे प्राइवेट सेक्टर आ सकता था, बाकी ये 3 सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर उतना ज्यादा नहीं इन्वॉल्व हो पाया। निजी क्षेत्र तथा सहकारी, अच्छा ये तो हो गया हमारा, ठीक है। कुटीर एवं लघु उद्योग, कुटीर एवं, इस औद्योगिक नीति में कुटीर तथा लघु उद्योगों के महत्व पर प्रकाश डाला गया, और यह कहा गया क्योंकि उस समय गांधी जी का एज था, गांधी जी का मानते हैं कि गांधीयन जो हमारी आइडियोलॉजी थी 1948 के बाद से, उस आइडियोलॉजी को हम लोगों ने यहाँ पे स्वीकार किया था।
गांधीयन आइडियोलॉजी में गांधी जी ने साफ साफ कहा था कि अगर लघु एवं कुटीर उद्योग रहेंगे तो इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट ज्यादा जनरेट होगा, हमारी इकोनॉमी सेल्फ डिपेंड रहेगी, और हमारे जो पास क्या होते हैं घरेलू तथा कुटीर उद्योग है वो हमारी स्थानीय वस्तुओं की मांग तथा पूर्ति में बैलेंस, एक अच्छा बैलेंस मेंटेन कर सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी जो फर्स्ट 1948 थी, इसमें गांधीयन फिलॉसफी को हम लोग बहुत केयरफुली देख सकते हैं, और गांधीयन फिलॉसफी के अनुसार इसमें काम किया गया। तो इसमें गांधीयन एक्सपेक्ट को इसमें शामिल किया गया। जैसे गांधी जी ने कहा था कि भारी उद्योग जो होते हैं, बड़े उद्योग होते हैं, वो क्या करते हैं, मशीनों को ज्यादा सपोर्ट करते हैं, और जब मशीनों को ज्यादा सपोर्ट करेंगे तो निश्चित रूप से उसके परिणाम स्वरूप हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ेगी। इसलिए इसमें साफ साफ कहा गया था कि स्थानीय स्तर पर जो हमारे संचालित होने वाले लघु तथा कुटीर उद्योगों हैं, उन लघु तथा कुटीर उद्योगों को इसके अंतर्गत प्रमोट किया जाए। क्या किया जाए, प्रमोट किया जाए, ताकि हमारी अर्थव्यवस्था में जो लोकल फूड प्रोडक्ट हैं, जो लोकल प्रोडक्ट हैं, इसकी मांग बनी रहे, साथ ही साथ लोगों को एम्प्लॉयमेंट बना रहे, मिलता रहे, और हमारी इकोनॉमी सेल्फ डिपेंड रहे। ये ना हो कि अब किसी और के ऊपर डिपेंड हो जाए। इससे देश में औद्योगिकरण बढ़ता है, तकनीकी ज्ञान में वृद्धि होती है। यह भी स्पष्ट किया गया सरकार इन उद्योगों के विकास का प्रयत्न करेगी, किंतु इनके विकास की जिम्मेदारी राज्य सरकार को सौंपी गई कि स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, इनके लिए पॉलिसी बनाएगी, इनको सपोर्ट करेगी और इनको आगे लाएगी। देखो, विदेशी पूंजी, फॉरेन कैपिटल, मैंने बहुत बड़ा लेक्चर आपको फॉरेन कैपिटल पे दिया कि फॉरेन कैपिटल दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंस्टेंट किसी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन फॉरेन कैपिटल क्या होती है, ये हमारे लिए घातक हो सकती है अगर भविष्य के लिए इसकी रणनीतियां ना बनाई गए। तो इसमें भविष्य की रणनीतियां बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। तो इसलिए फॉरेन कैपिटल की जो पॉलिसी होती है, इसको बहुत केयरफुली हमको चीजों को देखना पड़ेगा। तो इसमें देखिए साफ साफ लिखा, इस नीति में विदेशी पूंजी के प्रति उदारतापूर्ण रुख अपनाया गया। यानी हम लोग क्या करते थे कि इनके प्रति बहुत सजग हो गए थे, और इनको बहुत ज्यादा हम इन पे डिपेंडेंसी नहीं रखना चाह रहे थे। हम चाह रहे थे हमारी सेल्फ इकोनॉमी हो, और हम अपनी इकोनॉमी में हम चीजों को खुद डेवलप करें, और हम किसी ऊपर डिपेंड ना रहें। ऐसी कोई स्ट्रेटजी को अपनाया गया, और इसके साथ अर्थव्यवस्था में काम करने की बात कही गई। इस समय देश में विदेशी पूंजी की आवश्यकता थी। ठीक है, इसमें देश का औद्योगिकरण बढ़ता है, और तकनीकी ज्ञान, मैंने आपको बताया था कि अगर किसी देश में फॉरेन कैपिटल को हम लाते हैं, तो फॉरेन कैपिटल से हमारे पास पहला पार्ट हो जाता है कि इससे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाता है, जो नीड्स ऑफ द हैवी मशीन है वो हमारी फुलफिल हो जाएंगी, और इससे हमारे जो टेक्नोलॉजी नॉलेज है, टेक्निकल नॉलेज है, उस टेक्निकल नॉलेज को भी हम इंप्रूव कर सकते हैं। और इस उद्योगों में स्वामित्व तथा प्रबंधन का मुख्य भाग भारतीयों को होगा। अगर फॉरेन कैपिटल हमारे देश में आती है, तो जिस इंडस्ट्री में आएगी उसका स्वामित्व तथा प्रबंधन, जो उसका ओनर होगा, उसका जो मैनेजमेंट होगा, वो भारतीयों द्वारा किया जाएगा। इसलिए भारतीयों द्वारा किया जाएगा कि कहीं वो लाभ मोटिवेशन को बहुत ज्यादा टारगेट न कर ले। वो कहीं ना कहीं हमको डर लग रहा था कि विदेशी जो पूंजी होती है वो निश्चित रूप से लाभ से प्रेरित होती है, उससे हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी डिक्लाइन होती चली जाती है। तो इन प्रोडक्ट की क्वालिटी को डिक्लाइन होने से बचाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका जो मैनेजमेंट था वो इंडियन को देने लगा। अब आप देख ही सकते हो, मान लो मैं आपके पास पूंजी लेकर के आऊं, और आप कहो कि इसको मैनेज हम करेंगे, तो निश्चित रूप से विदेशी क्या करेंगे, विदेशी पूंजी नहीं लाएंगे। कहेंगे जब हमारी पूंजी को आप मैनेज करोगे, हमारा कोई रोल नहीं रहेगा, या हमारा रोल बहुत कम रहेगा। इसलिए जो एफडीआई आई इस दौरान वो बहुत कम आई। क्यों? क्योंकि विदेशी जो थे वो साफ साफ कह रहे थे कि नहीं, हम अपनी पूंजी का मैनेजमेंट हम स्वयं करेंगे। अगर कोई भारतीय करेगा तो उनको नहीं था कि भाई पता नहीं वो कैसे मैनेज करे, हमको कहीं लॉस ना हो जाए। कई पहलू थे जिसके अंतर्गत छुपे थे, इसलिए यहां पर ज्यादा विदेशी पूंजी भी अट्रैक्ट नहीं हो सकी इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंतर्गत। दूसरा, टैक्सेशन पॉलिसी। टैक्सेशन पॉलिसी
सरकार की कर नीति ऐसी होगी जिसमें एक ओर तो आर्थिक सशक्तिकरण के केंद्रीकरण को रोका जाएगा और दूसरी ओर बचत तथा निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। यानी अगर देश में कोई पूंजीपति बहुत ज्यादा पूंजीपति बन रहा है तो उसको टैक्स के माध्यम से हम नहीं बढ़ने देंगे, उसके केंद्रीकरण से हम रोकेंगे, लेकिन दूसरी तरफ हम बचत को, सरप्लस को तथा इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए ऐसी पॉलिसी बनाई जाएगी। अगला है टैरिफ पॉलिसी। टैरिफ पॉलिसी हमको ऐसी रणनीति बनाना होगा जिसमें अनावश्यक विदेशी प्रतियोगिता को रोका जा सके। यानी हमको टैरिफ पॉलिसी के अंतर्गत जो हमारे मादक वस्तुएं हैं या ऐसी वस्तुएं जो हमारे देश में नहीं आना चाहिए या ऐसी कंपनी है जो अपने प्रोडक्ट को हमारे देश में बेच रही थी जिसकी हमको आवश्यकता नहीं थी, तो अनावश्यक विदेशी प्रतियोगिता को रोका जा सके। अर्थात हमको टैरिफ बढ़ा देना था उन वस्तुओं के संदर्भ में जो वस्तुएं हमारे देश में अनावश्यक रूप से आ रही थी या लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ने नहीं दे रही थी। तो लघु एवं कुटीर उद्योगों को जब बढ़ने नहीं दे रही थी तो इस प्रकार की इंडस्ट्रियल पॉलिसी में हमको रोकना इंपॉर्टेंट था। तो इस प्रकार इसका हमारा टैरिफ पॉलिसी को प्रयोग करना जरूरी था। अगला था श्रम नीति, जो लेबर पॉलिसी था। सरकार ने अनुभव किया कि इंडस्ट्रियल उत्पादन वृद्धि हो, श्रमिकों को मिल मालिकों के बीच में मधुर संबंध होना। आप देखिएगा 1948 की जब फिल्में आप देखिएगा, उस दौर की फिल्में देखिएगा 1970 तक, तो इसमें आप देखिएगा जो इंडस्ट्रियल लेबर रहता है और जो ओनर रहता है उनके बीच में डिस्प्यूट रहता ही रहता है। ठीक है, डिस्प्यूट क्यों रहता है? मालिक जो चाहता है वो प्रॉफिट कमाना, लेबर जो चाहता है वो काम करता लेकिन उसका मेहनताना नहीं टाइम पे मिलता। तो उस दौरान श्रम मालिक और श्रमिकों के बीच बहुत ज्यादा तनातनी बनी रहती थी, जिससे इकोनॉमी में कोई इंडस्ट्री प्रॉपर नहीं चल पा रही थी। तो इसलिए सरकार ने कहा कि जो श्रम नीति बनाएंगे श्रमिकों के किसी को शोषण ना होने पाए, साथ ही साथ जो मालिक हैं उन मालिकों के बीच में इनका मधुर संबंध बना रहे, ताकि श्रमिकों को उचित मजदूरी मिले, उनका लाभ मिले, प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी रहे। इस प्रकार हमारे एक मधुर संबंध के द्वारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पार्ट को हम पूरा कर सके। तो ये पॉलिसी भी यहीं पर डेवलप की गई। अब हम आलोचना पे बात कर लेते हैं कि इस नीति में क्या क्या प्रॉब्लम्स रही, क्योंकि हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसी तो देखा, अब इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में क्या क्या कमियां रही। तो औद्योगिक प्राथमिकताओं का अभाव। इस औद्योगिक नीति में प्राथमिकताओं को निश्चित नहीं किया गया कि व्हाट इज द प्रेफरेंस। प्रेफरेंस का मतलब सबसे पहले हमको क्या बनाना है, इस्पात इंडस्ट्री लगानी है कि आयरन इंडस्ट्री पे फोकस करना है, कि हमको कोयला इंडस्ट्री पे फोकस करना है, कि हमको रेलवे पे फोकस करना है, कि एटॉमिक एनर्जी पे। हमको प्रेफरेंस बनाना चाहिए था कि सरकार को सबसे पहले ये डेवलप कर लेना चाहिए, हॉस्पिटल्स बनाना है, कि हमको क्या करना है, कॉलेज बनाना है। तो इस प्रकार हमारे देश में जो हमारे पास अभाव था, प्राथमिकताओं का अभाव, कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंतर्गत हमने कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाई कि सबसे पहले इसका डेवलपमेंट करेंगे, फिर इसका डेवलपमेंट करेंगे, फिर इसको करेंगे, ऐसा कोई स्ट्रेटजी नहीं थी। तो और देश के साधनों की सीमितता, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड मनी है, लिमिटेड हमारे पास कैपिटल है, इसलिए क्या होता है कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी उतनी इफेक्टिव नहीं हो सकी और हमको प्राथमिकता क्रम निर्धारित होना ही चाहिए था। दूसरा, राष्ट्रीयकरण का भय। इसमें मैंने देखो दूसरे पार्ट में कहा था ना कि जितनी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां थी उनको हम 10 वर्ष बाद निजी क्षेत्र में राष्ट्रीयकरण की धमकी दी गई। अब वो निजी क्षेत्र वाले क्या करते, भागने लगे। भैया जब 10 साल बाद हमको सरकार खरीद ही लेगी, हमारी सारी कंपनी का अधिग्रहण कर लेगी, तो उन्होंने इफेक्टिवली काम करना बंद करने लगे, वो कहीं और जुगाड़ ढूंढने लगे, वो कहीं और जाना प्रारंभ कर दिए। तो इससे निजी क्षेत्र के जो उद्यमी थे वो अपने कारखानों की पुरानी मशीनों और यंत्रों को बदला ही नहीं। क्यों नहीं बदला? कि सरकार इनको क्या करेगी, हमारी कंपनी खरीद लेगी और अगर हम नई मशीनें लगा देंगे तो निश्चित रूप से नई मशीनें क्या करेंगी, हम जब हमारा अधिग्रहण हो जाना तो हम नई मशीनें क्यों लगाएं। तो ये बात हो गई। और अन्य विस्तार कार्य भी स्थगित कर दिए, यानी जो प्राइवेट सेक्टर थे उन्होंने नया एक्सटेंशन का काम नहीं किया, नई स्ट्रेटजी पे काम नहीं किया। अगला है अव्यवहारिक वितरण। सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के बीच उद्योगों का वितरण अव्यवहारिक था, यानी जो सेक्टर बांटे गए थे कि इस सेक्टर में सरकार आएगी, इस सेक्टर में प्राइवेट आएगा, इनका वितरण सही नहीं था।
प्राइवेट सेक्टर जिस पे काम करना चाह रहा था वो सेक्टर उनको मिले ही नहीं, गवर्नमेंट ने उन सारे सेक्टर्स को ले लिए। परिणाम स्वरूप प्राइवेट सेक्टर ने क्या किया कि यहां पर इन्वेस्टमेंट करने का रुख नहीं अपनाया। इस प्रकार जो हमारी 1948 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, पॉलिसी तो बन गई लेकिन एक प्रकार से जो ऑप्टिमाइजेशन वाली कंडीशन होती है उस लहर को नहीं पा सकी। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमारी जो थी इफेक्टिवली काम नहीं कर पाई। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी में इसमें रिफॉर्म की आवश्यकता पड़ी और इसके परिणाम स्वरूप 1956 में एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी जो 1948 की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी इसी का रिफॉर्म का प्रारूप के रूप में हम उस इंडस्ट्रियल पॉलिसी को देख सकते हैं। तो इस प्रकार थी हमारी 1940 आपकी 1948 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी। तो यह था आपका पहला पार्ट।